बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज का पहला मौजू होगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुआ। क्लिप के अंदर एक जो नौजवान है वो अपने हाथ में माइक लिए हुए एक बुज़ुर्ग शख्स से इंटरव्यू कर रहा है और अपने इंटरव्यू के अंदर वो इतनी बदतमीज़ी के साथ उस शख्स से बात कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि आप छोटे हैं, अपनी उम्र का लिहाज करें। तो कहता है जी मैं छोटा हूँ, इसे अपनी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। इंतहाई बदतमीज़ी। फिर वो बुज़ुर्ग जो है वो आपे से बाहर होता है, उसको इतना गुस्सा इस्तेहाल दिलाया जाता है कि वो आपे से बाहर होता है। फिर उसे दो जो है वो चपेड़े भी रसीद कर देता है। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। तो अगर आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखें तो आपको एक मुख्तलिफ पाकिस्तान नज़र आता है, जबकि रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में देखें तो आपको एक मुख्तलिफ पाकिस्तान नज़र आता है। सोशल मीडिया का जो पाकिस्तान है उसमें जो लीड कर रहे हैं वो जनाब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके ट्रोल ब्रिगेड लीड करती हुई आपको मिलती है। वो आए दिन जिसका चाहते हैं वो जिसकी चाहते हैं पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं, जिसके चाहते हैं वो ख़ानदान को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। और उनके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी उनके साथ लगे होते हैं। वो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक दिन पहले अगर हम देख लें तो एक ट्रेंड चल रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है कि आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं इस मुल्क के अलावा। उसके हवाले से भी यही जो सोशल मीडिया पीटीआई की जो ट्रोल ब्रिगेड है ये बार बार इस चीज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। उन शख्सियात को ये जानते हुए भी कि माजी में इस तरह की मुहिम्मात का जो नतीजा हुआ वो क्या कि साबिक वज़ीर दाखिला जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनको गोली लगी। इसी तरीके से बाकी लोगों पे हमले हुए। यहाँ पे एक इस तरह का उनसर भी मौजूद है। ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये शुतर बेमुहार सोशल मीडिया है, कोई कानून नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा माशरा किस तरफ जाएगा? क्या कोई इनको रोकने वाला है? क्या कभी हम इसको रोक पाएंगे इस सिलसिले को? और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं उनका जो सिलसिला है वो क्या उनके जो इदारे हैं जिनकी उनके साथ मेंबरशिप है, जहां वो मुलाजमत करते हैं, क्या वो कोई उनको तंबीह कर सकते हैं, कोई वार्न कर सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पैनल से तारुफ करवा देता हूं। जनाब बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शनीला मार साहबा ने स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन किया है। आज़म चौधरी साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें आगा इकरार साहब ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर पहला सवाल आपसे होगा, फरमाइएगा कि सोशल मीडिया और मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडा, क्या इसके सद्देबाब के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं होने चाहिए? जी, वज़ा तो बिल्कुल होना चाहिए। और दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने इस हवाले से अपने कवानीन भी बनाए हुए हैं। जो अहम बात है वो ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से आप अगर सिर्फ अपने ख़यालात बता रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ करके प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और समाजी तौर पर एक हैजान बर्पा करना चाहते हैं तो उसकी एक कीमत है। वो हमें ब्रॉडकास्टिंग स्कूल में पढ़ाया जाता था कि अगर आप सिनेमा हॉल में हैं वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि आग लगी है, क्योंकि उसके बाद भगदड़ मच जाएगी। तो जो ब्रॉडकास्टिंग के जो इदारे हैं और जो प्लेटफार्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ही हों, उनकी कुछ जिम्मेदारी है और दुनिया के कई मुल्कों ने उस हवाले से कवानीन बनाए हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी पाकिस्तान की कुछ जो सरकारी ट्विटर हैंडल्स थे, भारत में उनको वहाँ से हटा दिया गया। जो ट्विटर का मकामी ऑफिस है उन पर दबाव डाल के, इसी तरह से फेसबुक के हवाले से भी होती रही। तो जो तगड़े ममालिक हैं वो इन बड़े प्लेटफार्म्स पर दबाव डालकर ऐसी चीज़ें जो कि उनके मफादात के ख़िलाफ़ हैं उसको तब्दील भी कर लेते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप अपने जो लाइबल और डेफेमेशन के जो कवानीन हैं उनको
सख्त भी करें और उन पर अमल दरामद भी करवाएं। उसके बगैर गाड़ी आगे चलेगी नहीं, वरना तो ये इस तरह की झूठी किस्म की मालूमात लोग फैलाएंगे और साफ निकल जाएंगे। इसी तरह की मालूमात अगर आप बरतानिया में करें तो आपने देखा कि एक खातून, बड़ी मशहूर और मारूफ खातून, उनको अपने ट्वीट जो है वो डिलीट भी करने पड़े और माफ़ी भी मांगनी पड़ी और कुछ जुर्माना भी देना पड़ा। तो अपने जो कवानीन हैं लाइबल और डेफेमेशन के, उनको बेहतर किए बगैर और उन पर अमल दरामद किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वरना ये जो झूठ के जो कारखाने हैं वो चलते हैं। मैं इसी पे ख़त्म करूँगा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट्स। आप अपनी राय का तो हक है, लेकिन अपने सच इख्तरा करने और अपने हकायक तक तख्लीक करने का हक नहीं। ठीक है, आप क्या करें, हर किसी का अपना सच है। जनाब शनीला बार साहिबा, ये फरमाइएगा, नाम ले लेता हूँ जनाब, इमरान रियाज खान, औरिया मकबूल जान, सदीक जान, इसी तरीके से साबिर शाकिर और मुख्तलिफ और मोइज़ पीरज़ादा वगैरह, इस तरह के जो लोग हैं, ये अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, ये टीवी शोज़ भी रन करते रहे हैं। तो ये अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जिस तरह के डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं और उनको एक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के ऊपर, अगर यही लोग यूके में होते, ये यूरोप में होते, या ये किसी और मुल्क में होते जहाँ पे लाइबल लॉ, जिस तरह से सोलंकी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, क्या ये इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते थे? और शेयर करने के बाद क्या इसी तरीके से ये खुलेआम फिर सकते थे? इनको ऐसी आज़ादी मिल सकती थी जैसे आज इनको अवेलेबल है? देखिए यासिर, जिनके आपने नाम लिए हैं, ये जिन चैनल के साथ इनका ताल्लुक है, उन चैनल ने भारी जुर्माना अदा किया है लंदन के अंदर। तो आपने जो बात की ना कि बरतानिया में होते तो क्या वो ऐसा कर सकते थे? वो पाकिस्तान में होके भी जब अपना मवाद बरतानिया में चैनल्स पे चलाते हैं तो वो वहां पे भी ऐसा नहीं कर सकते। एक पाकिस्तानी शहरी है नासिर भट्ट, उन्होंने दुनिया टीवी से, ARY टीवी से 92 से केस जीते हैं कि मेरे खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इसहाक डार साहब ने ARY के खिलाफ अपना केस जो है वो बरतानिया में जीता है। हमारे द न्यूज के साथी फखर दुरानी है, उन्होंने ARY के खिलाफ केस किया हुआ है। जियो टीवी ने ARY के खिलाफ बरतानिया में केस जीता हुआ है। ARY को वहां पे माफीनामा चलाना पड़ा है और बहुत भारी जुर्माना देना पड़ा है जो प्रोपेगेंडा वो करते रहे। मसला यह है कि वही केसेस पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, लेकिन सालों हो गए उनका फैसला नहीं हो रहा। आप नजम सेठी का केस देख लें कि इमरान ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था 35 पंक्चर वाला, 35 पंक्चर, और बाद में कहा कि ये मेरा सियासी बयान था। वो डेफेमेशन का केस किया हुआ है उन्होंने, नजम सेठी साहब ने, सालों हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर इमरान ने इल्जाम लगाया पनामा के दिनों में कि इन्होंने मुझे 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर केस किया हुआ डेफेमेशन का, सालों हो गया चल रहे। इमरान साहब इल्तवा पे इल्तवा ले रहे हैं और जुर्माना दे रहे हैं इल्तवा लेने के ऊपर, लेकिन केस चल रहा है। जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है कि अगर हमारे मुल्क में ये कानून सख्त हो, इस पे अमल दरामद हो, तो ये झूठ की फैक्ट्रियां खुद ब खुद बंद हो जाएं। आप ये जो बात करें जिस मुल्क के साथ हमारा सफारती ताल्लुक नहीं है, 2 दिन से ये तमाम सहाफी जिनके नाम ले रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे शेयर कर रहे हैं कि ये देखें जी, पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी शहरी को इजाजत दे दी कि वो उसके साथ तिजारत कर ले, जबकि अब अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से भी तरदीद आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दुबई के अंदर वो जो माल मौजूद था वहां से उनके साथ तजारती मुआहिदा हुआ है जिसके जरिए ये सारा काम हो रहा है, लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। इमरान रियाज ने जो पुलिस के बारे में फेक वीडियो डाली थी, क्या उसके ऊपर कोई उनकी पूछ पड़ती तो ये नहीं हुई है। जब ये हमला हुआ था, जब इमरान खान के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था, उसको लेके जो जाली वीडियोस फैलाई गई थी, जिस तरह के इल्जामात लगाए गए थे, तो उसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई है बिल्कुल नहीं हुई है। बल्कि यहाँ मैं, आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के ऊपर फेक न्यूज चलाई जाती है। पहले किसी सहाफी की कोई न्यूज बाउंस करती थी, फेक साबित होती थी, झूठी साबित होती, वो शर्मिंदा होता था। आज वो उनके लिए एक फख्र का बाइस बन जाता अगर कोई उनकी फेक न्यूज साबित हो जाती है। और वो जो प्रेस क्लब के लोग हैं या जो प्रेस बार के नुमाइंदे, वो क्यों नहीं ऐसे सहाफियों का मुहासबा करते?
वो क्यों नहीं उनके दाखिले बंद करते अपने प्रेस क्लब के अंदर, जब वो झूठ की फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करके रखते हैं? अगर वो उनका सोशल बाइकआउट करेंगे तो ये सहाफी झूठ फैलाना खुद ही बंद कर देंगे। मैं आजम चौधरी साहब को देना चाहिए, उन्हीं के वो है ना इमरान रियाज, जो रोज एक झूठ बोलते हैं। यहाँ पे साबिर शाकिर साहब का 2014 के धरने के दौरान उनकी कितनी खबरें फेक साबित हुई, कैसे उन्होंने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो धड़ल्ले के साथ बैठकर उसी तरह अपनी सहाफत तब भी करते रहे, आज भी करते रहे। अभी ये साबिक आर्मी चीफ का बयान आया कि डॉन लीक्स जो थी वो एक मामूली बात थी, लेकिन क्या हम भूल जाएं कि पूरा 1 साल उस डॉन लीक्स को लेके एक चैनल ने प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए, सियासतदानों को, सहाफियों को, किन किन लोगों को उन्होंने राव का एजेंट नहीं बनाया, इंडिया के साथ उनके लिंक्स नहीं जोड़े, उन लोगों की जिंदगियों को, सहाफियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। ये जो आज प्रोपेगेंडा कर रही है, अगर इसको लेके जो सियासतदान इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं, अगर एहसन इकबाल को जैसे पहले गोली लगे, कोई किसी सियासतदान को मार दे, जूता मार दे, स्याही फेंक दे, उनकी जिंदगियों की गारंटी कौन देगा? ठीक है, हमने खुला छोड़ा हुआ है। आपके जो सवाल है ना वो डायरेक्टली आजम चौधरी साहब से बनते हैं, क्योंकि और प्लस क्लब के सदर भी हैं। आजम चौधरी साहब फरमाइएगा, जो लोग, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इनमें से कुछ आपके मेंबर्स भी होंगे आपके प्रेस क्लब के, तो जिस तरह का आप भी सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देखते होंगे, जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, शख्सियात को जिस तरह रोंदा जाता है, उनकी इज़्ज़तों को रगेदा जाता है, उनकी फैमिलीज़ को। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जब ये मामला सामने आया, रेफरेंस वाला मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से होता रहा, अब ख़ास तौर पे जिस तरह बात हो रही है, सलीला साहबा ने बात की इजराइल के हवाले से, ये साफ जाहिर है कि हमारा कोई ताल्लुक उनके साथ नहीं है। जिस तरह यही लोग उठ के फैला रहे हैं, क्या सर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? आपके पास कोई मैकेनिज्म है इस तरह इनकी पूछ परतीत करने का, या इनके इदारों को लिखने का कि जी आपका ये फलां शख्स ये काम कर रहा है जो सहाफती अक़दार के बिल्कुल खिलाफ है? सर इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, अब हमारे नाज़रीन को बताइएगा। या सर, जब ये गुफ्तगू आपने शुरू की है ना, मुझे उस वक्त अंदाज़ा था कि ये बॉल जो है ना घूम फिर के मेरे कोर्ट में आएगी, क्योंकि जाहिर है मैं एक अदारे की नुमाइंदगी करता हूँ। आप ज़रा ना तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपका 2-3 मिनट ज़्यादा लूँगा। देखें, इस वक्त बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक बच्चे को पता है कि कौन कौन से मीडिया हाउसेस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौन कौन से अदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौन कौन से पॉलिटिशियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए कॉलमिस्ट की तरफ। हर कॉलमिस्ट के ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि कौन सा कॉलमिस्ट किस पार्टी की या किस नज़रिए की नुमाइंदगी कर रहा है या क्या बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम एंकर्स पर। कौन सा एक एंकर है जो शायद गिनती के 2-3 एंकर, माजरत के साथ ये मैं स्टेट टीवी पे बैठ के बड़े दावे से बात कर रहा हूँ, 2-3 एंकर्स हैं जिनके ऊपर आप कह पाएंगे कि ये न्यूट्रल है। बाकी तमाम एंकर्स कहीं ना कहीं आपको खड़े हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नैरेटिव के साथ नजर आते हैं। हमें ओवरऑल इस जर्नलिज्म के अंदर, ये मेरे साथ प्रोग्राम में हमारे जितने साथी हैं सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल जर्नलिस्ट वो गिनती के चंद रह गए हैं। जो न्यूट्रल नहीं है वही नजर आ रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही टीवियों पे बैठे हैं। और जो न्यूट्रल है उनको दुनिया में कोई नहीं जानता, ना पाकिस्तान में जानता, ना उन लोगों को सहाफ़ी तस्लीम किया जा रहा है जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में गुजारी, जिन्होंने बैठ के अखबार बनाए, जो आज भी टीवी बना रहे हैं, बैक स्क्रीन बैठे हैं। असल जर्नलिस्ट वो हैं जिनका यहाँ पे नाम कोई नहीं लेता। आपने, मेरी राय है, आपको यहाँ पे 3, 4, 5 जर्नलिस्टों के नाम नहीं लेने चाहिए थे। अगर ये डिबेट हम शुरू करेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा। एंकर, मैं एंकर की बात कर रहा हूं, कोई एंकर महफूज नहीं रहेगा, हर एंकर एक्सपोज हो जाएगा बुरे तरीके से। और अगर हम प्रेस क्लबों के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस बुनियाद पे मेंबरशिप को खत्म करना शुरू हो गए, शायद प्रेस क्लब खाली हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तमाम एंकर, हमारे तमाम इस किस्म के जर्नलिस्ट हमें कहीं ना कहीं नत्थी नजर आते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी हकीकत है जो आपको माननी पड़ेगी, जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो हमें इस वक्त जिसका सामना है। अच्छा, ये जो 4-5 आप जर्नलिस्ट जिनके आपने नाम लिए हैं, वो तो 4, 5, 6, 8 आपको नजर आएंगे।
जो दूसरे नैरेटिव के साथ खड़े हैं वो दर्जनों में नजर आएंगे। क्या हम ये इनके नाम एक्सपोज करके इनकी आपस में लड़ाई और टीवीज के ऊपर ये डिबेट शुरू करवा दें या इनकी मेंबरशिप्स खत्म करनी शुरू कर दें? यह इसका हल नहीं है यासर साहब, इसका हल है कवानीन। पाकिस्तान के अंदर हम प्रिंट मीडिया के लोग थे, प्रिंट मीडिया के ऊपर बहुत सारे कवानीन थे जो हमारे ऊपर लागू होते थे। हम लोग बड़ा देखभाल के खबरें दिया करते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसमें पैमरा रूल्स आए, जिसको पैमरा हमें रेगुलेट करती है सारी इसका अथॉरिटी, और हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद आया सोशल मीडिया। आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ मैं आज के दिन तक जी मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रहा हूं जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, नैरेटिव के साथ खड़ा होना, नैरेटिव को बयान करना या उस नैरेटिव को आगे लेकर चलना, ये और बात है, ठीक है। पोलराइजेशन तो मौजूद है, सबके सामने है, लेकिन झूठ को अपने ट्विटर हैंडल्स पे फैलाना, उसकी तबलीग करना और उसको साथ लेकर चलना, ये और बात है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट जिसकी कोई वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है, एक जो आईजी पंजाब बात कर रहा है अपने एहलकारों, ठीक है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, आप झूठ फैला रहे हैं उसके ऊपर। तो सर मुझे एक बात बताइए, तो जो झूठ एस्टैब्लिश हो जाए कि आपने झूठ बोला है या आपने झूठा डॉक्यूमेंट जो है, ये फेक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, बाद में आप डिलीट कर देते हैं, सर इसको कंडेम नहीं कर सकते कम से कम? ये प्रेस क्लब जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप इनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दें, लेकिन सर प्रेस क्लब के लेवल के ऊपर कोई कवायद तो होने चाहिए जिसके अंदर जो फेक न्यूज है उसके तदारुक के लिए प्रेस क्लब बारिश का वो पहला कतरा बन जाए। सर आपकी इस बात में वजन है, बिल्कुल हमें कंडेम करना चाहिए। अगर कोई इस किस्म की फेक न्यूज कोई ट्विटर पर डालता है या कहीं पे भी, हमें करना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, आप मैं कंडेम करने के साथ अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है कवानीन। हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो कवानीन हैं, अगर वो मजबूत होंगे, उसके ऊपर बाकायदा उस फोरम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आइंदा कोई बंदा उस किस्म की गलती करने की जरूरत नहीं करेगा, ताकि हमें बार बार सिर्फ कंडेम की हद तक ना रहना पड़े या कंडेम ना करना पड़े। बाकायदा कवानीन का इतलाक होना चाहिए ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी है उसको रोकने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त किया जाना चाहिए। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि FIA का साइबर क्राइम का जो शोबा है वो इसको नहीं कंट्रोल कर सकता। उनके पास ना इतने वसाइल है, ना इतनी मैन पावर है। इसके लिए प्रॉपर आपको एक बाकायदा अदारा बनाना पड़ेगा जो सिर्फ सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा, रेगुलराइज करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट आ गया। तो आगा साहब आपके पास ये सवाल लेके चलते हैं सर इसका क्या हाल निकलेगा इस तूफान बदतमीजी का? खुद सदर लाहौर प्रेस क्लब कह रहे हैं कि जी ये तूफान बदतमीजी फैल चुका हुआ है। खास तौर पे हम बात करें यहाँ फेक न्यूज़ की, जिसे फैलाया जाता है और फैलाने के बाद जब ये फैल चुकी होती है तो डिलीट कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। आप जो आज़िम भाई ने बातें की हैं वो 100% ठीक ही है, लेकिन उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करके और एक चीज़ पे उनसे मैं बात भी करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल मेरे ख्याल में आज़म भाई को सब्जेक्ट बनाना नहीं चाहिए था इस सवाल का सब्जेक्ट तो रियासत है। आज भी कहता हूं कि लिस्ट निकलवा लें आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस की आप मीडिया लिस्टें मंगवा लें, अभी मंगवा लें। आप देखिएगा उनके टॉप के ऊपर, लिस्टों के ऊपर वो सहाफ़ी हैं जो पैराट्रूपर सहाफ़ी थे। आज़म ने सही कहा, वो सहाफ़ी जो बेचारा रात को अखबार निकाल के जाता था वो कहीं नजर नहीं आएगा आपको। मैं बेट लगा के कहता हूं आज निकलवाने लिस्टें। भाई रियासत ने सपोर्ट किया इनको सबको, मैंने और आज़म ने नहीं किया है, तो रियासत ने इनको पकड़ना है। और इन्होंने सही कहा है, मैंने FIA वालों से डिटेल बात की थी जब मैंने एक आर्टिकल लिखना था, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। वो 15-20 लोग ने टोटली से भी 15-20 में ज्यादा बता रहा हूं आपको। ये एक्सक्यूज है? नहीं एक्सक्यूज नहीं है, तो कि FIA को बंदे किसने देने हैं? रियासत ने। कितने लोगों को और सारे लोगों को सजाएं मिली हैं आज तक? मैं आपको बता रहा हूं हुकूमत ने देनी है, हुकूमत ने देनी है। और दूसरी बात, ये आप जिनका आपने नाम लिया, चले आपको आज़म भाई ने मना कर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो साहब कहाँ रहते हैं? लिए सर, ये अमेरिका में रहते हैं। नहीं वो मैं लेता नाम, वो अपना इमरान रियासत अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। तो क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? लेकिन आप एक सहाफी से पूछ रहे हैं, नहीं सॉरी इस तरह बात करें, आप एक सहाफी को कह रहे हैं कि ये बताएं वो बेचारे क्या कर सकते हैं। सारी की सारी ताकत रियासत के पास है और रियासत का काम है इनको खत्म करना, क्योंकि बनाया भी रियासत ने था।
मैं इतना ही कहता हूं, आपके प्रोग्राम के वसातत से रिक्वेस्ट करता हूं, आजम साहब अगर इजाजत दे तो उनका नाम इसमें ऐड करता हूं कि जो पैरा ट्रूपर एंकर उतारे गए थे, जो पैरा ट्रूपर जर्नलिस्ट उतारे गए थे, जो पैरा ट्रूपर ओपेड पेजेस पे उतारे गए थे, आप उनको कम से कम गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी के मीडिया लिस्ट से तो निकालें। आज भी उनको पहली सीट मिलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये दूसरी या तीसरी, आम सहाफी को कहां मिलती है, पूछे इनसे। सही है। तो ये आपने एक बड़ी दुख वाली बात छेड़ दी है। मैं और आजिम साहब तो रोते रहे हैं कि एक देखिए, आखिरी बात करूंगा 2008 में जो लॉन्च किया गया था प्लान कि बोनाफाइड जर्नलिस्ट को साफ कर दो और अपने लोग उतारो, 1 साल हो गया है, ये हुकूमत भी हमें देख रहे हैं कि उस प्लान को आखिरकार बंद कर देना चाहिए और आम एक सहाफी जो कि वाकई सहाफी है उसको भी आगे आना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मॉन्स्टर, डॉक्टर साहब सवाल तो पूछने दो, मुझे पता आप जज्बाती हुए हैं लेकिन सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। ये जो मॉन्स्टर बन चुका है सोशल मीडिया का, इसको अगर कंट्रोल ना किया गया, कल कोई हुकूमत आ गई, ठीक है, फिर अगर वो पीका कानून जैसा कानून ले आई, फिर यही साफी कहेंगे ये काला कानून आ गया है, तो इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है? क्या ये मॉन्स्टर नहीं बन चुका है इस वक्त तक? पहली बात तो ये कि देखें FIA के जो DG हैं, क्या उन्होंने कोई समरी मूव की कि साइबर क्राइम के लिए हमारा जो विंग है, इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इतने फंड चाहिए, कोई ऐसी चीज़ मूव की? अतर मिनल्ला साहब ने, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डायरेक्शन दिए FIA को कि आपको जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया के लिए SOP हैं, आपके पास SOP मौजूद नहीं, तो मैं अपने हिस्से का तो काम करूं। दूसरी बात जो कि साफ़ी का ये काम नहीं कि वो सदर वज़ीर आज़म की उसकी कवरेज की लिस्ट में खुशी महसूस करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली कुर्सी की ख्वाहिश करे। उसका काम खबर देना है, उसका काम ताकतवर लोगों का ही सेड और शी सेड और स्टेटमेंट जर्नलिज्म नहीं करना। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये है कि जितने सिविल सोसाइटी मिडिल क्लास इंस्टीट्यूशन है वो मीडियोक्रेटी, इनकम्पिटेंस यानी सतियत का शिकार है। फेक न्यूज़ देने वाले से मैं आज़म खान चौधरी साहब से और आगा इकरार साहब से और पूरी साफ़ी बरादरी से सवाल करता हूँ, फेक न्यूज़ देने से बड़ा मसला यह है कि फेक जर्नलिस्ट को प्रेस क्लब में मेंबरशिप क्यों दी गई है? मैं इसका जिम्मेदार हूँ, हम सब जिम्मेदार हैं। हम फेक न्यूज़ पे बात करते हैं, फेक जर्नलिस्ट से वोट क्यों लेते हैं, उसको मेंबरशिप क्यों देते हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स को हमने मेंबर बनाया हुआ है, तो जब अनफेयर मीन्स के साथ हम उनको जर्नलिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर ये फेक न्यूज़ तो मसला ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी, हम सब मुलविस हैं। क्या साफ़ी का काम प्लाट लेना है? क्या साफ़ी का काम बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप का PRO बनना है? क्या साफ़ी का काम बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली कुर्सी के लिए धक्कम पेल करना है? तो जिस तरह वकला का स्टैंडर्ड है कि बार कौंसल का ओहदेदार किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का लीगल एडवाइज़र नहीं बन सकता, इसी तरह साफ़ियों के लिए भी ये होना चाहिए और इसके लिए खुद एहतसाबी होनी चाहिए। ठीक है, और सोशल मीडिया का भी बता दें जरा। सोशल मीडिया पर मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारे इदारे हैं जिनके अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक ही नहीं, उनके बारे में जब फेक न्यूज़ होती है तो वो जवाब ही नहीं देते और हुकूमत के ऊपर बात आ जाती है। तो ये आज से नहीं हो रहा। यहाँ पे एक चेयरमैन नैब थे जिन्होंने बाकायदा बयान जारी कराया कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का इंडिया में कारोबार है और वो खबर फेक निकली और उस पर ताहिर अल कादरी साहब यहाँ धरने में तकरीरें करते रहे और बाद में माजरत की। तो इस पे सिर्फ साफ़ी नहीं है, वो चेयरमैन नायब जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाँ सियासतदान का, साबिक वज़ीर आज़म का इंडिया में बिजनेस है। क्या 2 मुल्कों की या 2 अफराद की तजारत खुफिया भी हो सकती है? तजारत होगी, बिजनेस हो गए तो वो ज़ेरे ज़मीन तो नहीं होगा। तो इसलिए ये एक माशरती मसला बड़ा आपने बिल्कुल बता दिया कि जनाब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि फिर ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाए और ऐसा कंट्रोल हो कि फिर जैसे चाइना में होता है कि उन्होंने बिल्कुल अपने ऑल्टरनेट अपने सारे प्लेटफॉर्म्स ले आए हैं, वो WeChat और मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स ले आए हैं। इससे पहले इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पहले यहाँ पे पैनलिस्ट ने बात की कि सोलंकी साहब ने बात की थी कि वो सही डॉक्यूमेंट्री को जो BBC ने बनाई थी अपना असर इस्तेमाल करते हुए उसको उतरवा सकते हैं, हम गलत चीज़ को जो है वो नहीं रुकवा सकते। मुझे प्रोग्राम के अगले मौजू की जानिब जनाब बढ़ना है। प्रोग्राम का अगला मौजू चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी।
यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो ये सवाल पैदा होते हैं कि हुकूमत तो 12 कह चुकी है कि आए मुज़ाकरात करें। APC के हवाले से बात हुई, APC के वेन्यू को लेकर PTI की उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा हम आपके लिए वेन्यू भी चेंज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो खान साहब के पे दर पे बयानात सामने आते रहे हैं, बल्कि अभी भी एक जो उनका वीडियो मैसेज मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया पे जो है वो इस वक्त वायरल हुआ है। वो कहते हैं कि जी अगर ये फैसला और इस तरह से सामने ना खड़े हुए तो आप सारी कौम बाहर निकलें। तो मुज़ाकरात का एक माहौल होता है, क्या अभी मुज़ाकरात का वो माहौल कायम हो गया है जिस मुज़ाकरात की हवाले से चीफ जस्टिस ने इशारा किया? और ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या इसका नतीजा निकलेगा? मैं सवाल सर आपसे पूछूंगा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस साहब का ये बयान कि साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सियासी जमातों को सियासी दर्जा हरारत कम करना होगा, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है? इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, और उसकी वजह यह है कि हर इदारा उसका अपना एक मखसूस काम है। पार्लिमान हमारी जमहूरियत की माँ है जिसने ये सारे इदारे तख्लीक किए हैं, और आइन का जो आर्टिकल है 176, अगर उसको पढ़ें तो वो बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें इतने जज होंगे और उसका एक सरबराह होगा चीफ जस्टिस। तो जो अदालत का काम है वो ये है कि जो मुल्क का जो आइन और कानून उसकी अमलदारी कायम करें, और अगर कहीं कोई मसला आता है कानून या आइन की तशरीह का और वजाहत का तो वो करें। ये उसका काम है। कोई अदालत पंचायत कमेटी नहीं है, कोई मुसालहती इदारा नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है जिसका काम, ये कोई पार्लियामान की कमेटी नहीं है। तो जिसका काम उसी को साजे। जो हालात पैदा हुए हैं इस आईनी और कानूनी बहरान के, उसकी जो जड़ है वो फैसला है जो 63A के हवाले से आया था, जिसमें अक्सर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो बेंच आइन से बाहर निकल गया, क्योंकि आइन के अंदर अपनी पार्टी के खिलाफ आप वोट दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं, और उसकी एक सज़ा है जो कि आपके असेंबली से निशिस्त से महरूमी पर ख़त्म होगी। लेकिन जब उस बेंच ने यह फैसला किया कि आप न सिर्फ ये कि अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, बल्कि वो वोट शुमार भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपने देखा कि जो हमजा शहबाज की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद पे दर पे जो फैसले आए उसके नतीजे में ये एक बहरान पैदा हुआ है। अब इस पर तो अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारी जैसे सियासत तकसीम थी, जैसे और इदारे जो है उनमें तकसीम आई, अब हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है उसके अंदर भी तकसीम आ गई है। जो बेंचों के एक दूसरे के खिलाफ फैसले हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, वो जाहिर करते हैं। तो इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि ये अदालत अपना इत्तेहाद जो है वो बरकरार रखे और ये बतौर एक इदारे के तौर पर एक फैसला करे। अभी पिछले दिनों कुछ लोग ये कह रहे थे कि देखें जो 3 अप्रैल को पिछले साल जो फैसला आया था वो भी तो सुओ मोटो था, जिसके नतीजे में अदालत ने फैसला किया कि आप नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कराएं। तो 3 रुकनी जो बेंच है वो क्यों काबिले कबूल नहीं है? तो उसकी वजह आप देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लें कि जो 3 अप्रैल का जो सुओ मोटो था उसके दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर 12 जजेस ने यह फैसला किया कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद की वोटिंग होनी है, और उन्होंने वो वोटिंग ही नहीं होने दी।
तो 12 सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब है तकरीबन पूरी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि टोटल आज 15 जज हैं। तो उसको 3 मेंबर के बेंच से मिलाना वो कोई हकायक जो है वो ठीक नहीं है। तो हम तो ये तवक्को ही कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटी, बार, सियासी जमातें, हुकूमत सब ये अपील कर रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाकर ये जो मसला आया है उसको हल करें। जो भी उसका फैसला है वो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन सही है सर, आपका ये कहना है कि ये मामला अदालत में ही हल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फुल कोर्ट जैसे कि डिमांड किया गया है, मेरे ख्याल पाकिस्तान बार ने भी इसको डिमांड किया और बाकियों ने भी डिमांड किया है। शरीला अमार साहब ये फरमाइएगा, जिस बातचीत की, मुज़ाकरात की जो बात की है जनाब चीफ जस्टिस ने, हमने माजी में देखा है कि गैर जमहूरी कुव्वतें ही जमहूरी कुव्वतों को टेबल पे बैठाया करती थी। तो क्या फिर दोबारा से वो माहौल हमें देखना पड़ेगा कि अगर जमहूरी कुव्वतें आपस में नहीं बैठती? खान साहब की जानिब से अंडरटेकिंग का भी कहा गया है, लेकिन हमने माजी में देखा कि मई में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि ये पुरअमन होगा सारा मामला, लेकिन जब पुरअमन नहीं हुआ तो खान साहब से इन्हीं चीफ जस्टिस ने जब इस्तफसार किया, पूछा कि ये पुरअमन नहीं हुआ, तो वो कहते हैं मुझसे तो मेरे वकीलों ने पूछा ही नहीं है, राब्ता ही नहीं हुआ। तो फिर किस तरह ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है बुनियादी तौर पे ये मामला है, या फिर एक आदत पड़ गई है कि गैर जमहूरी कुव्वत आएगी, वो बिठाएगी, फिर बात होगी? देखें यासिर, जो अभी आपने एक हवाला दिया ना 25 मई तक, तो इसी के अंदर ही सारा जवाब है कि खान साहब जो है सिर्फ वो सिचुएशन को देख के बदलते और यू टर्न लेने के वो आदी हैं। जो जिस बयान का हवाला दिया गया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी जमातों को सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम करना होगा साफ शफाफ इंतखाबात के लिए, लेकिन उसको इंश्योर कौन करेगा दर्जा हरारत को कम करने के लिए? ये जो हुकूमत है, ये तो जब ओपोजिशन में थी तो तब से मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन जो अब ओपोजिशन में है वो जब हुकूमत में थे वो तो तब भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ओपोजिशन के अंदर आके वो कैसे बैठेंगे, कैसे सियासी दर्जा हरारत को कम करेंगे? 25 मई को भी इनकी गारंटी थी ना, खान साहब ने दी थी कि हम पुरअमन रहेंगे लेकिन और हम डी चौक नहीं जाएंगे, और उसके बाद अदालत का हुक्मनामा भी आया कि डी चौक के अंदर नहीं होगा, लेकिन इनके लोग डी चौक में गए, दरख्तों को जलाया गया, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई, और बाद में खान साहब मुकर गए कि मुझे मेरे वकीलों ने भी नहीं बताया, और वो केस तौहीन अदालत का केस अभी तक चल रहा है। अब खान साहब आते हैं, वो अंडरटेकिंग दे देते हैं, जी हम मुज़ाकरात में चले जाते हैं, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन बाद में वो इंतशार फैलाते हैं। फिर उसी तरह उनके जत्थे जो हैं वो पुलिस वालों पे हमला कर देते हैं, पोलिंग डे वाले दिन वो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, वो धांधली करते हैं। तो चीफ जस्टिस जो है वो कैसे इंश्योर करवाएंगे ये सारा कुछ? वो नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि वो अभी तक उस केस का फैसला नहीं कर सके हैं जिसमें सरहन उनकी तौहीन अदालत हुई है और इदारों ने उनको रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें बताया गया कि किस किस ने कहां कहां रियासत को कहां कहां नुकसान पहुंचाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब का काम है आईनी मामलात को देखना, तो जो उनके सामने केस है वो बेहतर ये होगा कि अगर वो चाह रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो, अगर वो चाह रहे हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हो, और अगर वो चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक जगह पे मिल बैठ के कोई राह निकाल लें, तो उसके लिए जरूरी है कि वो फुल कोर्ट बना दें। वो फुल कोर्ट जैसे पहले जब उन्होंने 63A की तशरीह की थी उस वक्त भी, हमें कोई एतराज नहीं, अगर फुल कोर्ट भी बन जाती है हमें तो कोई मामला नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इंतजार किस चीज का ना? देखिए वो कहते हैं टाइम जाया होगा, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं टाइम जाया होगा, अगर हम दोबारा नई जज शामिल करेंगे, वो नई जज देखेंगे तो उससे फिर वक्त मजीद जाया होगा। आप रियासत को नुकसान पहुंचाने की बजाय, लोगों में हिजान बर्पा करने की बजाय बेहतर है कि थोड़ा टाइम जाया कर। वक्त जाया होगा ना, इंसान तो जाया नहीं होंगे। यहाँ पे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने टाइम भी मांगा है, उन्होंने कहा जी आप टाइम देंगे तो दर्जा हरारत कम हो जाएगा। देखिए ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है। इसको 63A की दफा जो एक फैसला हुआ है, ये सारा हिजान उसी का भरपा किया हुआ है। तो बेहतर है कि जो एक गलती इनसे पहले हो चुकी हुई है उस गलती को सुधारने का तरीका ये कि आप सारे जजेस को बिठा लें। देखिए वो भी सारे कॉम्पिटेंट जजेस हैं, आप क्यों उनकी विजडम के ऊपर शक कर रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि जो 3 जज आपके सामने बैठे हैं वही बेहतर फैसला कर सकते हैं, जो बाकी 10 जज आपने साइड पे बिठाए वो फैसला बेहतर नहीं कर सकते? अब 2 हो गए, वैसे 3 का बेंच बन गया। पूरा जो पीडीएम की जो पूरी जमातें हैं जिसमें 12-14 जमातें हैं, वो आपसे एक ही मुतालबा करे कि आप फुल कोर्ट बना दो, तो उसको बनाने में कबाहत क्या? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है मैम, आपका पॉइंट आ गया। आजम साहब आपकी तरफ आते हैं जनाब, बात दर्जा हरारत की हो रही है, आपने काफी अर्सा पहले एपीसी के हवाले से बात की,
एपीसी इस वक्त तक आपके ख्याल में आपके सोर्सेज के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है, उसका इनकाद क्यों नहीं हो रहा? क्या उसकी बुनियादी वजह एक डिस्ट्रैक्ट फैक्टर है, या फिर एपीसी इनकाद करने का कोई फायदा नहीं होगा जिसका नतीजा ही कोई ना निकले? जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बैठेगा भी तो नतीजा खेज नहीं होगा मामला, क्योंकि माहौल ही नहीं है। देखें, एपीसी उस वक्त हुकूमत ने जब अनाउंस की तो उसमें उसको पोस्टपोन करने की बड़ी वजह जो थी वो तुर्की के अंदर आया हुआ ज़िलज़ला था, उसकी वजह से एपीसी की अगली डेट नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद आईएमएफ की जो डील है या आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम इस कदर बुरी तरह उसमें उलझ गए कि फिर हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की मेरा ख्याल है कोई फुर्सत नहीं मिली, और ना ही एपीसी को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है कि एपीसी ज़रूर करनी चाहिए। मैं आज भी इस चीज़ पे खड़ा हूँ। हम माजी की सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो तब तक मसाइल हल नहीं होते जब तक तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक जगह पर नहीं बैठते। अब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं जी। एक कानूनी मामला अदालत के अंदर का, एक सियासी मामला जो कि बेसिकली पार्लियामेंट से मुंसलिक है। लेकिन आप इसमें देखें कि जो कानूनी मामला है उसके अंदर भी एक उलझाव आ गया, एक हिजान आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले चंद दिन से जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, बेंच बनता है, टूटता है, बेंच 5 रुकनी है, 3 रुकनी है या फुल बेंच, इस किस्म की एक डिबेट शुरू हो गई। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का असल काम था कि अपने फैसले पार्लियामेंट के अंदर किए जाते, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आते, वो अदालतों तक आते, पार्लियामेंट के फैसले अदालतें करती। ये मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस चीज़ पे सोचना होगा, देखना होगा कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। और इस पे मैं इमरान खान साहब को इसका एक बहुत बड़ा कसूरवार इसलिए समझता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर जब आप बैठे थे, एक आईनी एक प्रोसेस हुआ, आप पे अदम एतमाद हुई, आप तमाम लोगों को लेके इस्तीफे दे के बाहर क्यों आ गए? आपने चलता हुआ एक सिस्टम जो है उसको ब्रेक क्यों लगा दिया, उसको डीरेल क्यों किया? अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते, आज आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज आप 2 सूबों के इलेक्शन की या पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात हो रही है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये डिबेट करते, ना कि आज अदालतों के अंदर जाके ये डिबेट होती। और आज हमारी अदालतों के अंदर जिस तरह आपने अपने एंट्रो में कहा कि सोलंकी साहब ने कहा था, एक तकसीम हमें नज़र आ रही है हर शोबे के अंदर, हमें वो ना नज़र आती, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे अदारे कमज़ोर हो रहे हैं बल्कि हमारी जो रियासत है उसके ऊपर भी कोई अच्छा तासर नहीं पड़ता। आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसाइल का हल कानूनी तौर पे अपनी जगह पे उसकी एक अहमियत है, ज़ाहिर है उसे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बड़े मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए हुआ है। सही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। ठीक है, पूरी आप कह रहे पूरी एफर्ट हुकूमत को करनी चाहिए, खान को भी, उनकी पार्टी को भी कोशिश ये करनी चाहिए। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। सर फरमाइएगा, सेनेटर मुशाहिद हसन सईद साहब ने कल फरमाया, उन्होंने कहा कि चीन को बड़ी तशवीश है जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल जिस तरह का बना हुआ है, तो ये फरमाइएगा कि जो सियासी तसादुम है, अगर ये माहौल ख़त्म ना हुआ इसके नताइज क्या होंगे? ये जो रसाकशी है इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? यासिर भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जब पॉलिटिशियंस मामला तय नहीं कर सकते थे तो गैर जमहूरी ताकतें उन्हें बिठाती थीं, तो मैं थोड़ा सा उस पर इतराज़ करूँगा। वो गैर जमहूरी ताकतें एक को कहती थी तुमने नहीं बैठना है, तो दूसरे को कहती थी तू इस पर हमलावर हो जा, ये वो करती थी। तो वो इसलिए अपना जो है ना वो तो ऐसा मौका क्यों आता है? फिर मैं बैठ जाते हैं? नहीं, मौका आता नहीं है, मौका लिया जाता है। अच्छा, उन गैर सियासी ताकतों ने हमेशा मौका खुद बनाया है। वो तो कहते हैं हमारे पास आते हैं, हम तो नहीं कहते, हम गलत तो नहीं कहते हैं। उन्हें पहले वो मौका बनाते हैं तो फिर वो जाते हैं। तो पहले तो बात है, मुझे इस बात पे इतराज है। आज आप पॉलिटिशियंस को, यही पॉलिटिशियन ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, इसी पॉलिटिशियन ने नैप पे साइन किए थे ना, इसी पॉलिटिशियन ने जब भी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स हुई है इकट्ठे हुए हैं ना, ये बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं कि हीट कोल डाउन करें, कोल डाउन तो करें जहां पे उनके अपने मामलात को कोल डाउन करें कि वहां पे क्या हालात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक आदमी लाडला है ना, वो थाना उसको कुछ कह सकता है, ना कचहरी उसको कुछ कह सकती है, ना वो कभी अरेस्ट हो सकता है, वो उतार है,
वो क्यों आए एक आम पॉलिटिशियन के साथ बात करने के लिए? उसको खौफ नहीं, आप कह रहे हैं? क्यों आए? नहीं खौफ नहीं, वो आए क्यों? वो उतार है एक आम पॉलिटिशियन, उसके मुताबिक एक फजूल सी रगेदी हुई चीज है। पहले उसको तो कूल डाउन करके नॉर्मल इंसान बनाए ना आप। वो कैसे उसको पता चले कि मैं भी एक इंसान हूं जिस तरह आम पॉलिटिशियंस हैं। वो तो अपने आप को उतार समझता है। वो तो कहते हैं मैं बात करूंगा, बात करने को तैयार। बात किससे करने को तैयार है? वो बात करने को तैयार है किससे? पहले ये तो बताए, नाम ले एक ऐसा आदमी 42 महीने उसने अपने लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, उससे बात करेगा? वो कभी नहीं आके बैठेगा। मैं आज आपको कहता हूं, वो किसी को भेज देगा अपनी पार्टी से कि आप जाके उस मीटिंग में बैठे। वो शख्स तो तब नहीं उस मीटिंग में बैठा जबकि हमारे ऊपर इतने सख्त हालात थे और पूरी एग्जैक्टली कौमी मामलात में हम इकट्ठे होकर बैठे हुए, तब नहीं आया था वो। किस शख्स की बात कर रहे हैं? पहले उसको एक नॉर्मल इंसान का तो बनाया जाए कि वो एक नॉर्मल इंसान है। जब तक उसका सतारा थाना और कचहरी का इतना स्ट्रांग है कि वो अपना, यानी कि बड़ी प्यारी, मेरे ख्याल में बात दोस्तों में से किसने की थी, शायद मेरे ख्याल शनिदा बेटी ने की थी, कि वो गुजरते हुए उसको, यानी कि वो अपना वॉक थ्रू तो उसको मिल जाती हैं, जमानतें मिल जाती हैं। वो क्या जरूरत है कि पॉलिटिशियन के साथ मुझे बात पूरी करने दें। एग्जैक्टली, उससे क्या जरूरत है पॉलिटिशियन के साथ बैठे जो 6-6 साल अंदर रहता है, जो 2-2 साल अंदर रहता है, जो एक अपने अदालत से निकलता है दूसरे अदालत के दरवाजे पे वो खड़ा होता है। उसको क्यों जरूरत है कि उस पॉलिटिशियन के साथ बैठे? पहले हम उसको इंसान तो बनाए, बताएं कि तुम भी एक इंसान हो। आप पूरी उम्मीद नहीं है? मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद नहीं हूं। जब तक अगर उसके साथ लाडले वाला रवैया रखा जाएगा, वो किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मामलात फिर किस तरफ जा रहे हैं सर? अगर बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर कोर्ट ने तो अपना फैसला दे देना है और कह रहे हैं हम तो आइन के हिसाब से देंगे फैसला। देखिए, जो अनार्किस्ट होते हैं, पॉपुलिस्ट, वो बैठते नहीं, वो नफरत को उस इंतहा तक लेके जाते हैं। लेकिन हमें पीटीआई का जो सियासी हिकमत अमली है उसका फुकदान नज़र आता है। वो ऐसे नज़र आता है कि आप पार्लियामेंट से बाहर आए, आपने कहा मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, दूसरे फरीकैन बैठने के काबिल नहीं, फिर आप सूबाई सतह पे असम्बलियों में गए, वहाँ आपने हिस्सा लिया इंतखाबात में, ज़िमनी में भी और वज़ीर आला के इंतखाब में भी। जब वो असम्बली हुकूमत नई आपकी वजूद में आ गई तो फिर आपने उसे वान से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, आपने असम्बलियाँ तोड़ी और फिर आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट के अंदर आना चाहते थे। तो ये तजादात के जो मजमूए हैं, सियासतदान की तारीफ ये है कि सियासतदान वो होना चाहिए कि जो वो होता है जो दस्तयाब हालात में से रास्ता बनाता है, जिसके अंदर इज्तमाही दानिश होती है और जो किसी भी नुक्ता नज़र और किसी भी मुखालिफ फरीक का से बैठने से इनकार नहीं करता। तो आगा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सियासतदान जो हैं कि उस जो क्लासिकल डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरते। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर आप एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ मोहतरम और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान साइन हुआ, उसके बाद 2008 से लेके अभी तक जो सिस्टम चला है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और एक टेन्योर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और वजीर खजाना थे इसाक डार साहब, और नहीं उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद नून लीग जीती, नून लीग ने अपना इक़्तिदार तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किया, साइकिल डिस्टर्ब नहीं हुआ और इस पे कंसेंसस। अब इसमें एक नया फरीक आ गया। उस वक्त आपने देखे कि जुडिशल एक्टिविज्म भी हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त, उस वक्त फिर ये भी हुआ कि अनार्किस्ट भी लाए गए, 124-26 दिन धरना हुआ। उसका नतीजा ये है कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए। जब तक हम इज्तमाही तौर पे कोई एक फरीक भी अपनी अना और ज़िद पे रहते हुए मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। जो मशवरा दे रहे हैं वो भी डिवाइडेड हाउस है। अलमिया तो ये है कि 22 करोड़ के मुल्क में कोई फ़हम व फरासत रखने वाला ऐसा इदारा नहीं कि जो इन सब को बिठाए और पार्टी सतह से बालातर होकर ये कहे। तो ये ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए जो गिविंग कंडीशन है हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि पाकिस्तान की और रियासत की नहीं सोची जा रही। सियासत के ज़रिए रियासत को कमज़ोर करने की जो रविश है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी इससे बढ़ के नहीं हो सकती। ठीक, सियासत इक़्तिदार का तो जरिया हो सकता है, लेकिन मुल्क को कमज़ोर करने का जरिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट पे जनाब, अना के गार से बाहर कभी निकल आओ, पड़े हो घोर अंधेरों में डर नहीं लगता। पाकिस्तानी अवाम का सोचना चाहिए। मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मुर्जा सोलंकी साहब का, शनीला मार साहिबा का, आज़म चौधरी साहब का, आगा इकरार साहब का और ताहिर नईम मलिक साहब का। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब आज के मौज़ूआत को आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।